Hello students, in this lecture we are going to do practice of numerical of correlation special cases. स्पेशल केसेस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो यहाँ के सिंपल जो मतलब क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैंने आपको इसी लेक्चर की एंड स्क्रीन पे आपको थ्योरी कोरिलेशन की और उस कार्ल पियर्सन के 4 मेथड्स एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के तीनों मेथड वो आपको इसी लेक्चर की एंड स्क्रीन पे उसका लिंक अवेलेबल है। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमने स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं और साथ के साथ हमने उन सिली मिस्टेक जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे कि ताकि वो स्टूडेंट सिली मिस्टेक ना करें। क्लियर। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, कहता है कि कैलकुलेट करना है अपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, जिसको आप स्मॉल आर से डिनोट करते हो। इसका जो आंसर है हमेशा -1 2 +1 आता है आपके पास, ठीक है। तो आपको सबसे पहला न्यूमेरिकल स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हैं कि कहते हैं कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको देख के ही थोड़ा सा डर सा लग रहा है क्वेश्चन को, जैसे ये पॉइंट्स में वैल्यू है 0.5 1.5 1.2 है, ठीक है, और ये बड़े लंबी है 100 400 300। जब कैलकुलेशन करेंगे तो काफी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड बनती है। तो इसको देख के आपने डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मुश्किल भी आते हैं। थोड़ा सा इसको आपने मोल्ड करना है। हमें ये पता है, मैंने आपको थ्योरी में भी आपको क्लियर कट बोला हुआ है कि कोरिलेशन चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर हम इसकी वैल्यूज में कुछ सेम नंबर्स के प्लस माइनस करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं, तो कोरिलेशन उससे इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और ऐसे ही चेंज ऑफ स्केल करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो भी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट है कोरिलेशन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से। और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी कई बार थ्योरी में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास 0.5 1.5 है, हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ठीक है। सिंपलीफाई करने के लिए हम इस सारी सीरीज को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो उड़ जाएगा, ठीक है। जैसे 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, यानी कि आपके मल्टीप्लाई जो आपके पॉइंट्स डेसिमल्स उड़ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आपने सबको कर लेना है, ठीक है। और दूसरी सीरीज आपके पास जो आ रही है वाई सीरीज, आप देखते हो यहाँ पे 100 100 100 है, तो आप इसको करोगे सारी वैल्यूज को 100 से डिवाइड कर दोगे। अगर यही यहाँ पे जहाँ पे 1000 होता, यानी कि इसके साथ 1000 लगा होता, तो फिर आप सबको 1000 से डिवाइड कर देते। अभी आपके पास 100 है, तो इसलिए आप सिर्फ इसको मतलब 100 से डिवाइड करते जाओगे। वाई सीरीज आपके पास एक नई बन जाएगी, 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जब सिंपल सी कैलकुलेशन बन जाएगी, ठीक है। ऐसे आपके पास ये सिंपल कैलकुलेशन बनती जा रही है, ठीक है। अब आपने इसको कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, यानी कि 4 मेथड आपके पास है, बाय एक्चुअल मीन मेथड, बाय अज्यूम जिसको आप शॉर्टकट मेथड भी कहते हो, और बाय स्टेप डिवीजन, और एक बाय डायरेक्ट मेथड भी होता है। 4 मेथड है। जो मेथड आपको मेंशन है आपने क्लियर कट, एक तो ये सिली मिस्टेक बच्चे देखते हैं नहीं, ऐसे लगा देते हैं। जो मेथड आपको मेंशन है आपने उसी को करना है, ठीक है, अदरवाइज दूसरा मेथड लगाओगे आपका सम गलत है, ठीक है। तो दूसरा, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी मतलब आप अज्यूम्ड मेथड से कैलकुलेट करो, बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन इजी रहती है। थोड़ा सा लंबा जरूर पड़ जाता है, पर अगर एक्चुअल मीन निकालते हो तो कई बार आपके वैल्यूज पॉइंट्स में आती हैं, ठीक है। यानी कि अब आपके पास एक्स सीरीज आ गई, वाई सीरीज आ गई, अब आपने इस सीरीज को भूल जाना है। क्लियर। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन बाय शॉर्टकट मेथड, तो आपके पास क्या फार्मूला आता है, आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, ठीक है, माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन, फिर आप इसमें इसको अंडर रूट फिर डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई उसका होल स्क्वायर है अपॉन एन। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। यानी कि फार्मूला आपने क्लियर कट याद रखना है। देखो सिग्मा डी एक्स डी वाई क्लियर है, ये आप सिंप्लीफिकेशन के लिए ये वाला एन आप यहां भी लेके जा सकते हो। क्लियर। तो अब आपने सिर्फ dx निकालना है, यानी कि dx निकालोगे, dx आपके पास कैसे निकलता है, वही आपने x माइनस ए करते जाना है, ठीक है।
x माइनस ए, यानी कि अगर मैं 20 को a, और ये भी ध्यान रखना है कि वहां पे आपको कुछ दे रखा है एज्यूम करने के लिए, नहीं दे रखा तो आपने मतलब अपने आप कर सकते हो, पॉइंट्स बीच में लोगे तो मिड में लोगे तो इजी रहता है, ठीक है। अगर कोई दे रखा है मेंशन तो आपने वहां पे क्लियर कट देखना है, ठीक है। इसके भी मार्क्स होते हैं। आपने किया तो अब dx निकालोगे, यानी कि डी x माइनस ए है, d कैसे निकला x माइनस ए, यानी कि 5 ऐसे करते हो 5 माइनस 20 माइनस 15, ठीक है, माइनस 5 माइनस 8, ऐसे आप करते जाओगे, क्लियर, dx आ गया। ऐसे ही आपके पास dy, dy आएगा, dy यानी कि y माइनस ए, कैसे निकलेगा y माइनस ए। अब यहाँ पे 5 कर रहे हैं, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 1 0, क्लियर। अब आपको वही साथ में इन दोनों की पहले एक प्रोडक्ट चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, तो आप इसको साथ में मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को। इसको आपने dx dy की मल्टीप्लिकेशन साथ में इसने आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन भी ले लेनी है, ठीक है, क्लियर। तो फिर आपको एक चाहिए यहाँ पे dx स्क्वायर भी चाहिए, dx स्क्वायर, यानी कि dx स्क्वायर जब करोगे ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, 15 को 15 225, ठीक है, 25, ऐसे आपने इनका स्क्वायर भी कर लेना है। ऐसे ही आपके पास dy स्क्वायर भी चाहिए आपको, dy स्क्वायर 16 1 4, ठीक है। यानी कि आपने फार्मूले में देखना है आपके पास dx dy है, जब आप इसका समेशन लोगे, ये सारे स्टेप आपने वहां पे लगाने हैं। सिग्मा dx dy का समेशन ले रहे हो, क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आपने सिग्मा dx की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और ये आपके पास dy की वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आ रही है dx स्क्वायर, जब आप इसका समेशन करोगे तो आपने वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। n आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 10 है, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले को लगा के आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर प्रैक्टिस एरिया में आपने इसको करके देखना, जो आपके पास आंसर आएगा वो 0.976 है, आना चाहिए आपका, ठीक है। यानी कि वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। ये कार्ल्स पियर्सन का मेथड लगाया हमने। एक बात आपने और ध्यान रखनी है, यहाँ जैसे देखो 800 और 800 है, दो बार आ रहे हैं, तो ये मत करना कि कहीं ये तो रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन आ गया, यानी कि जब रैंक का रिपीटेड है, ठीक है, अगर रैंक को रिपीटेड होता तो उसने कोई वर्ड मेंशन किया होता ऊपर कि मत कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन, यानी कि आर के निकालो, ठीक है, आर के लिखा होता कि कैलकुलेट आर के, या कुछ भी हो सकता है कि जजेस के मतलब द्वारा ये मार्क्स दिए गए हैं, तो कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन, कुछ ना कुछ वर्ड टर्म यूज की होनी चाहिए थी। तो इसलिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दो बार ये डिजिट आ गए हैं तो भाई ये रैंक का क्वेश्चन है, व्हेन रैंक आर रिपीटेड, नो, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी, क्लियर। यानी कि कोई भी मेथड लगा सकते हो, एज्यूम शॉर्टकट मेथड आपको थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। फिर अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, मे भी स्पेशल केसेस आ रहा है कि जजेस, कई बार हमें पता है रैंक कोरिलेशन के 3 मेथड है, ठीक है, आर के वहां पे लिखा होगा आपको, when rank are given, when rank are not given, when rank are repeated, ठीक है, 3 केसेस हैं। और कई बार एक स्पेशल केस आपके साथ मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, आपके पास ये वाला जजेस है, 3 जजेस दे दिए, ठीक है, रैंकिंग दे दी उन्होंने, तो आप पहले टर्म को जैसे R1 दे सकते हो, इसको आप R2 नेम दे सकते हो, इसको R3, यानी कि क्वेश्चन कैसे टैकल होगा, ठीक है। पहले आपने डी निकालना है, डी निकालोगे आप जैसे R1 और R2 का, डी निकालोगे आप R1 माइनस R2 निकाल लोगे, एक आपके पास ये केस बन जाएगा। फिर आपने सेकंड और थर्ड में से एक केस बना लेना है, उसका डी निकालोगे आप R2 माइनस R3, ठीक है, ये आपके पास केस आ गया। फिर आपका एक केस और बनेगा, जज 1 और जज थर्ड, ठीक है। फिर आपने डी निकालना है R1 माइनस R3, यानी कि आपके पास ये 3 केसेस बन जाएंगे, 3 केसेस बन जाएंगे। तो सिंपल जैसे आपने व्हेन रैंक आर गिवन है निकाल के, आपके पास 3, यानी कि 3 बार आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, ठीक है। डी स्क्वायर एक बार ये पुट करोगे वैल्यू, आपको डी का स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है, एक बार R1 R2 का जो डी आएगा उसको सबको स्क्वायर करना है आपने, वो वैल्यू पुट करोगे, फिर ये वाले केस से सॉल्व करोगे, फिर ये वाले केस के सॉल्व करोगे, आपके पास 3 आंसर आएंगे। ये आंसर मैंने मेंशन किए हैं, आपके पास 3 आंसर आएंगे, और आपने फिर बताना है कि कौन से जज की जो मतलब ओपिनियन थे आपस में मैच करते थे, यानी कि आर के जो आपकी यानी कि सेकंड और थर्ड जज है उनकी जो हाईएस्ट आ रहा है
0.733, यानी कि इनके जो ओपिनियन थे आपस में मैच कर रहे थे। ये सम भी आपने करके देखना है। क्लियर? देखिए अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन आ रहा है जो स्पेशल केसेस में है। कह रहा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आपने कैलकुलेट करना है। तो आपको ये दे रखा है, नंबर ऑफ आइटम दे रखी है और स्टैंडर्ड डिवीजन बीच में दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि दो सीरीज एक्स और वाई है, नंबर ऑफ आइटम दोनों की दे रखी है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स सीरीज, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई सीरीज दे रखी है। और ऐसे केसेस में आपको ये ध्यान से देखो, एक और भी हिंट दिया हुआ बीच में, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन इज 150, यानी कि आपको ये सिग्मा एक्स वाई रिस्पेक्टिव मीन यानी कि समेशन दे रखा है 150। ठीक है, तो आपने, आपके पास एक कोरिलेशन का और भी फार्मूला होता है, आर इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। ये फार्मूला भी होता है। ये जो फार्मूला था इसी को मॉडिफाई करके हमने ये वाला फार्मूला बना था हमारे पास, सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, यानी कि ये और ये फॉर्मूला सेम है। ठीक है, क्योंकि जब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स आप निकालते हो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास कैसे निकलेगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर ओपन एन है। और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कैसे निकलती है, सिग्मा स्मॉल वाई वाई है, ठीक है, अपॉन एन। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो एन एन दो अंडर रूट में है, ठीक है, जो बाहर वाला एन फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यही फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि कई बार ऐसे केसेस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास उस केस में ये वाला आ रहा है, सिग्मा एक्स वाई, प्रोडक्ट आपको दे रखी है, आर आपने निकालना है। जैसे कि आपको ये दे रखा है सिग्मा एक्स वाई 150, एन कितने आपके पास 30, 30 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दे रखा है 3 इंटू 2 दे रखा है, यानी कि आपके पास 150 अपॉन 180। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 0.833 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.833। क्लियर? आपको ऐसे भी सम आ सकते हैं, पर उस केस में आपको ये मतलब दिया होगा। ठीक है, और फिर आप एक और ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक आइटम्स दे रखे हैं और उसमें बाद में बोल दिया गया है कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बाद में एक ऑब्जर्वेशन की गई कि पेयर ऑफ टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टू पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 0 एंड 10 एंड 12 एंड 7 वर रॉन्गली एंटर्ड। इसको हमने रॉन्गली एंटर्ड कर दिया, टू पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रॉन्गली थे, करने कौन से थे हमने, ये वाले 8 एंड 12, 8 एंड 10, इसको हमने करना था, तो हमने रॉन्गली उसको ये कर दिया है। क्लियर? तो आपके पास इस केस में अब ये सम कैसे बनेंगे, आपको सीधा क्लियर कट, एन तो ठीक है 80 रन है, आपके पास कोई मतलब वो नहीं है। एक और बात, यहाँ पे जो आपके पास फार्मूला लग रहा है ना, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दे रखे हैं, ये बाय डायरेक्ट मेथड है, जिसमें यानी कि आर कैसे निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर रूट सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि फॉर्मूला आपके पास ये लगेगा इसमें। ठीक है, बाय डायरेक्ट मेथड, यानी कि अब एन का अगर आपने कोई आइटम गलत भी मतलब पढ़ लिया तो उसको एन का कोई फर्क नहीं पड़ना, एन सेम रहेगा। अब सिग्मा एक्स आपके पास कह रहा है -20, यानी कि सिग्मा एक्स यानी कि सारी आइटम आपके पास रॉन्ग है, -20 है। -20 में आपने अब क्या करना है, रॉन्गली ली ना -8, और यानी कि एक्स और वाई, एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है, यानी कि रॉन्गली जो टेकन है उसको आपने माइनस कर देना है, -8 -12, ठीक है, -8 -12 ये राइट थी, +8 और +12 आपने इसको ऐसे करेक्ट कर लेना है। फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर 600 है, ये आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर, ओनली सिग्मा एक्स स्क्वायर ले रहे हो, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि आपके पास इसमें से माइनस कर देना है आपने, 8 का स्क्वायर माइनस करोगे -12 का स्क्वायर, ये आपने इसको ऐड करना है, +8 स्क्वायर
और प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सिग्मा वाई में आपने फिर क्या करना है, जो 90 आपके पास वैल्यू है, ये मतलब सिग्मा वाई है आपके पास जो वैल्यू, उसमें आपने -10 जो मतलब गलत है, फिर -7 कर देना है, +12 और +8, ये वैल्यू करके आपके पास क्या आपने कैलकुलेट कर लेना है सिग्मा वाई स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास सिग्मा वाई स्क्वायर में -250 है, -10 का स्क्वायर, गलत वैल्यू को माइनस करते जाना है, 7 का स्क्वायर +12 का स्क्वायर, और राइट वैल्यू को आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। सिग्मा एक्स वाई प्रोडक्ट आ रही है, सिग्मा एक्स और वाई यानी कि 356 थी सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। आपके पास जो रॉन्ग वैल्यू आ रही है माइनस आपके पास 8 × 10, ठीक है, 8 × 10, और फिर आपके पास ये आ गया 12 × 10, माइनस करना है आपने इसको भी, ठीक है, 12 × 7 सॉरी, ठीक है, और प्लस ये जो आपके पास ये राइट थी 8 × 12, इसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू ऐड होंगी 8 × 10 × 8, ठीक है। जो आपको इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू जो भी आ रही है, ठीक है, तो आप उसको सिंपल है प्लस माइनस करना आपने, उसको करके जो आपके पास फार्मूले वैल्यूज आएंगे आपने इस फार्मूले में उसको पुट कर देना है। क्लियर आपके पास? तो फिर आपको सारी वैल्यू को सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आंसर 0.05 आना चाहिए, ठीक है। तो करके देख लेना। तो बाकी जो भी आपको पीछे मैंने रैंकिंग के या कॉफिशिएंट का कैलकुलेशन के मतलब एंड स्क्रीन पे जो लेक्चर है उसमें सारी कैलकुलेशन के साथ आपको सॉल्व किए गए हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल्स। क्लियर? अब आपके पास आ रहा है जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट, उन्होंने क्या रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, आर के फाउंड किया है आपके पास, जो आर के फाउंड आ रहा है आपके पास, जो आर के है रैंक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.8 है, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको 10 दे रखे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ रैंक इन 2 सब्जेक्ट्स ऑब्टेन बाय 1 स्टूडेंट, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस ऑफ रैंक यानी कि डिफरेंस ऑफ रैंक यानी कि डी जो आपके पास है R1 - R2 जो भी रैंक ऐसे काटते हो ना आप, ठीक है ना, ऐसे ही आता है ना आपके पास। कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ रैंक इन 2 सब्जेक्ट obtained by 1 student was wrongly taken 7 टेकन लिया गया इंस्टेड ऑफ 9 राइट था यानी कि 7 रॉन्ग था। तो कहता है फाइंड करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन निकालना है, यानी कि ये जो आपके पास आंसर गलत है। बिकॉज गलत क्यों है? क्योंकि आपके पास जो फार्मूला क्या है आर के का 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n³ - n, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे हमने गलत ले लिया है, वैल्यू को एक हमने 7 ले लिया इंस्टेड ऑफ 9, यानी कि जो आपके पास सिग्मा डी स्क्वायर है वो आपके पास गलत है, ठीक है। तो आपने फिर यहाँ पे सिग्मा निकाल लेना है। आर के आपको कितना दे रखा है 0.8, ठीक है, माइनस ये आपको वैल्यू भी नहीं पता, ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n³ n आपके पास 10 का क्यूब -10 है। जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास 0.8 इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, आप इसको 990 1000 आ जाएगा, -10 करोगे तो आपके पास 990 आ जाएगा। जब सिंपलीफाई जब इसको आप करोगे इस टर्म को आप इधर ले आओ, चाहे 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 1, ये उधर गया 0.8, ठीक है। जब आप इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये है 6 सिग्मा डी स्क्वायर, उसको सॉल्व किया, ठीक है, तो आपके पास आया अब ये 0.2 आएगा यहाँ पे। तो आप इसको सिंपल करते जाओ, चाहे 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 999, ठीक है। फिर आपने सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है, तो फिर आपके पास ये नीचे उधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो गया। तो आपका इसको सॉल्व सॉरी 6 है, इसको आपके पास सॉल्व करके वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लिया तो इसको आपके पास ये सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 33 वैल्यू आ रही है, यानी कि आपके पास सिग्मा डी स्क्वायर 33 है, ठीक है। अब आपके पास सिग्मा डी स्क्वायर अगर 33 है तो यानी कि जो सिग्मा डी स्क्वायर आया कैसे था, सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है, आपने 33 है, 33 में आपने माइनस जो वैल्यू है 7, गलत वैल्यू को माइनस करते जाना है, -7 का स्क्वायर
प्लस जो राइट वैल्यू है उसका आपने स्क्वायर कर देना है। इसको आपके पास सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 33 माइनस 49 प्लस 81। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 65 आ रहा है। 65 आपके पास आ रहा है, यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर अब आपके पास 65 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास यानी कि ये करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर आपके पास 65 है। अब करेक्ट वैल्यू के साथ आपने मतलब आंसर ये निकालना है। जो पहले आपके पास आंसर आ रहा था रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का, वो गलत था। ठीक है, यानी कि अब आप आर के इसी फॉर्मूले में करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, यानी कि सिग्मा यानी कि वही 0.8। ठीक है, सॉरी ये तो हमने निकालना है ना। ठीक है, आर आपने निकालना है, यानी कि 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है 65 अपॉन 990 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, आपने इसको सॉल्व कर देना। आपके पास जो वैल्यू आ रही है फिर आ रही है ये आपके पास 0.606 इज द आंसर। ठीक है, ये आपने सम फिर ऐसे निकालने हैं कि मान लो कोई वैल्यू गलत आपने रीड कर लिया तो उसको फिर क्लियर, इस टाइप के सम भी आपको पूछे जा सकते हैं। और ये जो कोरिलेशन है ना, जो इसका आंसर आ रहा है वो सिर्फ आपने ऐसे ही छोड़ना है, कोई इसके साथ यूनिट नहीं लगता, यूनिट फ्री नंबर है। ठीक है, ये यूनिट फ्री नंबर है तो कोई इसके साथ हमने कुछ नहीं लगाना, एज इट इज। क्लियर। देखिए वो आपको ये कुछ और केसेस दे रखे हैं, जैसे कह रहा है कैलकुलेट, आपको मतलब कोई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, डिवीजन दे रखी है। डिवीजन यानी कि आपको dx और dy ये दे रखे हैं, dx और ये dy है। यानी कि आई मीन टू से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो आपने बाय शॉर्टकट मेथड और यानी कि वहां पे वो वाला एज्यूम मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो सिग्मा dx dy जो था ना, ऐसे सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx, जो आपके पास ये शॉर्टकट का मेथड का फॉर्मूला है ना, आप इसको इधर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, यानी कि वो वाला फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है आपने। क्लियर। फिर जैसे आपको और केस आए, कैसे सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ। ठीक है, जैसे एज दे रखी है और कॉन्टिन्यूस सीरीज आ गई दे रखी है उसने, तो कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन भी दे रखे हैं, ब्लाइंड भी दे रखे हैं कुछ। ठीक है, उसका डेटा दे रखा है, तो कह रहा है क्या इसमें रिलेशन है बिटवीन एज एंड ब्लाइंडनेस, यानी कि एज एंड ब्लाइंडनेस में आपने इसका बताना है रिलेशन। यानी कि ये जो टर्म है आपको बीच में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, आपने इसका कुछ नहीं करना। और ये आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज में दे रखा है तो आप इसका मिड एम निकाल सकते हो, जैसे 5 15 25, यानी कि ये आपके पास फिर एक्स सीरीज बन गई और ये आपके पास वाई होगी। तो आप उनको ऐसे करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई भी मेथड लगा सकते हो फिर। ठीक है, बाय डायरेक्ट शॉर्टकट अज्यूम जो भी आपने करना है। ठीक है, तो क्लियर। फिर आपके पास 8th क्वेश्चन आ रहा है। ये तो कुछ क्वेश्चन आपके पास अब नो डाउट ये हायर 8th और 9th क्वेश्चन जो डिस्कस कर रही हो हायर क्लासेस में के चांस में उसमें चांसेस रहते हैं। +1 +2 में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, हायर क्लास के स्टूडेंट हो तो। और आपको कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ डिफिकल्ट लगेंगी तो आपके पास कैलकुलेटर की वैसे ही अलाउड होता है आपको। क्लियर। अब आपके पास 8th क्वेश्चन देखिए, कहता है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डेथ रेट में कहता है आपने कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि आपको यहाँ पे सिटीज दे रखी हैं, एरिया दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखी है एंड डेथ दे रखी है। ठीक है, तो कह रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपने पॉपुलेशन, ठीक है, जो पॉपुलेशन है आपके पास उसको एरिया से डिवाइड करते जाना है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए पॉपुलेशन को आपने एरिया से डिवाइड करते जाना है। ठीक है, तो आपके पास एक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का डेटा आ जाएगा। फिर डेथ रेट। डेथ रेट मतलब आपने डेथ रेट कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें आपने डेथ जो नंबर ऑफ डेथ दे रखी है जैसे 150 ऊपर पॉपुलेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉरी पॉपुलेशन जो करोगे इसको अपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि रेट पूछा है ना, ये 1000 पे डेथ रेट बर्थ रेट 1000 पे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि डेथ रेट का क्या कैलकुलेशन कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 1000 करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर सेकंड वैल्यू 720 डिवाइडेड बाय 45000 इनटू 1000 करोगे फिर सेकंड वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आपके पास एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, फिर एक्स और वाई आपके पास यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, हर एक बार बार निकालनी है आपने। डेथ रेट की आपकी नई सीरीज बन जाएगी, ऐसे कैलकुलेट करोगे आप में। ठीक है, ठीक है ना, डेथ रेट यानी कि
फिर डेथ आ गई, इसको कैलकुलेट करना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 1000, यानी कि सीरीज बनती जाएगी आपके पास। फिर आपने वो फार्मूला लगा के आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। क्लियर? फिर आपके पास 9th क्वेश्चन आ रहा है, कहता है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ स्टूडेंट एंड देयर प्लेइंग हैबिट के बीच में आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। एज ऑफ स्टूडेंट, एज तो आपको दे रखी है, आप इसको एक्स मान सक लो, ठीक है, एक्स। अब देयर प्लेइंग हैबिट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट और रेगुलर प्लेयर दे रखे हैं आपने, मतलब द एज ऑफ स्टूडेंट एंड देयर प्लेइंग हैबिट, उसका आपको एक इसके लिए नया डाटा चाहिए। आपने क्या करना है, आपने फिर रेगुलर प्लेयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेगुलर प्लेयर कितने हैं, जैसे 200, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 250 इंटू 100% करोगे तो आपके पास एक जो वैल्यू आती है, वो आपके पास एक मतलब इस तरह से आपने इसको एक नई सीरीज, आपने नई वैल्यू आ जाएगी जो वाइज सीरीज की, ठीक है। यानी कि देयर प्लेइंग हैबिट्स, यानी कि 150, नेक्स्ट टाइम क्या करोगे 150 200, यानी कि 200 में से 150 रेगुलर प्लेयर है ना, 100 में से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 करोगे, जो वैल्यू आपके पास आ रही है। फिर नेक्स्ट टाइम 90 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, जो आपके पास वैल्यू आ रही है, आपके पास एक सीरीज बन जाएगी वाई सीरीज। तो फिर आपने दोनों को एज और प्लेइंग हैबिट्स यानी कि कैलकुलेट कर लोगे, तो आपने उसको फिर कैलकुलेट करके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल देना, ठीक है। ये आपके पास थे सारे स्पेशल केसेस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।